बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे कि किस तरह हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी सेक्रेशंस को कंट्रोल करता है, तो नर्वस और हार्मोनल सिग्नल्स के थ्रू पिट्यूटरी सेक्रेशंस को कंट्रोल कर रहा होता है। अब जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उसकी सेक्रेशंस को वो नर्वस सिग्नल्स के थ्रू कंट्रोल करता है। अब वो कैसे कंट्रोल करता है, तो हाइपोथैलेमस के पास होते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, ठीक है, ये है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और ये है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। यहाँ पर होते हैं मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स, ठीक है। मैग्नोसेलुलर न्यूरॉन्स सिग्नल्स एक्सोप्लाज्म के थ्रू ट्रेवल करते हुए जाते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास और पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड आगे से फर्दर कंट्रोल करता है हार्मोन्स के रिलीज को। उसके बाद अगर हम बात करें इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की, तो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रीशंस को हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग, ठीक है, हाइपोथैलेमिक रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल किया जाता है। हाइपोथैलेमस से इनहिबिटरी और रिलीजिंग हार्मोन्स आते हैं और वो ट्रेवल करते हैं हाइपोफिजियल पोर्टल ब्लड वेसल के थ्रू और जाते हैं इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। अब यहाँ पर आपको जो ये सारा सिस्टम नजर आ रहा है, ये वाला, ये है हाइपोथैलेमिक हाइपोफिजियल पोर्टल ब्लड वेसल। अब ये पोर्टल ब्लड वेसल कैसे बनती है कि हाइपोथैलेमस के लोअर पोर्शन पे, ये तो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, तो हाइपोथैलेमस के लोअर पोर्शन पे अब जो इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड होती है ना वो हाईली वेस्कुलर है, यानी उसके अंदर बहुत सारे ब्लड साइनसेस हैं, ठीक है, जिनके थ्रू ब्लड ट्रेवल कर रहा होता है। अब क्या होता है कि हाइपोथैलेमस के लोअर पोर्शन पे जो कैपिलरी बेड होता है, ठीक है, वहां से ये सिग्नल्स आते हैं, ठीक है, इस पोर्टल ब्लड वेसल के थ्रू जाते हैं और यहाँ पर इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर मौजूद कैपिलरी बेड से गुजरते हैं और यहाँ पर उसकी जो उसको हार्मोनल सिग्नल्स देते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इनहिबिटरी फैक्टर आ रहा है हाइपोथैलेमस से या जो है वो उसको एक्टिवेट करने वाला कोई फैक्टर आ रहा है, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आ रहे हैं, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटरी हार्मोन आ रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन आ रहा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि वो इस हाइपोफिजियल पोर्टल ब्लड वेसल के थ्रू ट्रैवल करेगा, इंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाएगा और यहाँ पर जो ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को कंट्रोल करने वाले सेल्स थे जिनका हमने पहले पढ़ा है सोमेटोट्रॉप्स, उनको क्या करेगा, इन्फ्लुएंस करवाएगा और वहां से इस ब्लड वेसल के थ्रू जो सिग्नल्स हैं, जो हार्मोन्स हैं, वो ट्रैवल करते हुए आगे बॉडी में चले जाएंगे, ठीक है। अब कौन कौन से रिलीजिंग एंड इनहिबिटरी फैक्टर्स आ रहे होते हैं हाइपोथैलेमस से, अगर उनकी बात कर ली जाए तो थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन आ रहा होता है, ठीक है, जो कंट्रोल करवाता है किसकी सेक्रेशन को, नेम से ही इंडिकेट है थायरोट्रोपिन की, ठीक है, या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की। अच्छा, उसके बाद कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को देखें तो नेम से ही इंडिकेट है कॉर्टिकोट्रोपिन। प्रोलैक्टिन जो है वो प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन है तो इनहिबिट कराएगा प्रोलैक्टिन को, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन ग्रोथ हार्मोन, और इसी तरह फर्दर गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन गोनाडोट्रोप्स के रिलीज को कंट्रोल करवाएगा और आगे इनके अंदर मौजूद अमाइनो एसिड्स के बारे में भी लिख दिया हुआ है। थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का एक ये चीज है कि ये पेप्टाइड होता है, ठीक है, और पेप्टाइड कितने अमाइनो एसिड का होता है, 3 अमाइनो एसिड का, बाकी सारी सिंगल चेन्स हैं, सिंगल चेन के अंदर अमाइनो एसिड को मैंने बता दिया। और प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन को हम डोपामीन भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर बात कर ली जाए इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन की, तो ग्रोथ हार्मोन के अलावा बाकी जितने भी हार्मोन्स हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव ग्लैंड के ऊपर एक्ट करते हैं। जैसे थायराइड हार्मोन है तो थायराइड ग्लैंड के ऊपर जाके एक्ट करेगा। गोनाडोट्रॉप्स हैं तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जब गोनाडोट्रॉप्स को रिलीज करवाएगा, फॉर एग्जांपल फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन एंड ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, तो वो ओवरीज एंड टेस्टिस के ऊपर जाके उनके रिप्रोडक्टिव एक्शन को कंट्रोल करेंगे। और एडिनोकॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो किडनी पे जाके ग्लूकोकॉर्टिकॉइड के रिलीज को कंट्रोल करता है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन के अलावा ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि अपनी रिस्पेक्टिव ग्लैंड के ऊपर किसी रिस्पेक्टिव या किसी पर्टिकुलर ग्लैंड के ऊपर नहीं एक्ट कर रहा होता, ये सारे टिश्यूज के ऊपर एक्ट करता है, क्योंकि बॉडी की ग्रोथ तो सारे टिश्यूज में हो रही होती है, हर बोन में होगी, तो ये हर टिश्यू के ऊपर जाके अपना एक्शन परफॉर्म करता है। अभी कैसे करता है, अब हमें पता है कि ये सिंगल चेन है और इसके अंदर 191 अमाइनो एसिड्स होते हैं। तो ये क्या करता है कि ये जाता है टिश्यूज के पास और टिश्यूज की ग्रोथ को क्या करता है, इनहेंस कर देता है, ठीक है, टिश्यूज की ग्रोथ को इनहेंस कर दिया इसने। इसके अलावा ये क्या करता है कि सेल साइज को इंक्रीज करवा देता है, ठीक है। अब टिश्यूज की ग्रोथ ज्यादा हो रही है तो सेल का साइज भी ऑब्वियसली इंक्रीज होगा, और इसके अलावा ये माइटोसिस को इंक्रीज कर देता है, सेल्स के नंबर को इंक्रीज कर देता है, ठीक है, सेल्स के नंबर को इसने इंक्रीज कर देना है। और इसके अलावा ये डिफ्रेंशिएशन कराता है, लेकिन डिफ्रेंशिएशन कुछ स्पेसिफिक सेल्स की करवाता है, उनमें आ जाते हैं बोन के और मसल सेल्स, ठीक है। अब यहाँ पर एक ग्राफ है, ठीक है, ये गाइटन में भी बना हुआ है। अब इस ग्राफ का क्या मतलब है कि वो बता रहा है ग्रोथ हार्मोन के इफेक्ट को। अब ये ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन किस तरह है कि एक उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है, एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक रैट लिया था और रैट को
एक रैट को उन्होंने डेली इंजेक्शन दिया था ग्रोथ हार्मोन का और दूसरे को उसने नॉर्मल ही रहने दिया था। अब देखते हैं कि इसके इफेक्ट क्या होता था बॉडी की ग्रोथ के ऊपर। अब देखें, डेली इंजेक्शन ऑफ ग्रोथ हार्मोन अगर हम दें तो बॉडी की ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी, इवन दो अगर अडल्ट लेवल भी आ गया। फॉर एग्जांपल बॉडी की सारी बोन्स जो हैं वो फ्यूज कर गई उनकी एपिफाइसिस अपने डायफाइसिस के साथ, लेकिन फिर भी बॉडी के सॉफ्ट टिश्यूज की ग्रोथ होती रहती है और वो कंटिन्यूसली एक नॉर्मल लेवल के साथ बढ़ती जा रही है। लेकिन अगर हम देखें कि अगर कंट्रोल किया, फॉर एग्जांपल ग्रोथ हार्मोन को इंजेक्शन डेली नहीं दे रहे, तो एक पॉइंट पे जाके इसकी ग्रोथ जो है वो रुक गई है, ठीक है, और बाद में वो नॉर्मल स्पीड से चल रही है। इधर वो प्रोपोर्शनली इंक्रीज कर रही थी ग्रोथ। अब मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन की बात कर ली जाए तो मेटाबॉलिक इफेक्ट्स ऑफ ग्रोथ हार्मोन में सबसे पहले क्या आता है कि अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट को ज़्यादा इंक्रीज करवा देता है। अब अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट इंक्रीज करने से क्या होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बढ़ जाती है। इसके अलावा ये क्या करता है कि आरएनए की ट्रांसलेशन ज्यादा करवाता है। अब हमें पता है कि आरएनए की ट्रांसलेशन ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा होगी, और ये तब भी ज्यादा होती रहेगी अगर अमाइनो एसिड मौजूद नहीं है और आरएनए ट्रांसलेशन ज्यादा हो रही है, तब भी जो प्रोटीन सिंथेसिस है वो बढ़ती जाएगी अगर हम आरएनए ट्रांसलेशन को इंक्रीज करवा दें। इसके अलावा ये डीएनए की आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा करवाएगा। अब ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा होगी, ठीक है, उसके बाद आरएनए की ट्रांसक्रिप्शन ज्यादा हो रही है तो आगे जाके उसकी ट्रांसलेशन भी ज्यादा होगी और प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो बहुत ज्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसके अलावा वो क्या करेगा कि अमाइनो एसिड और प्रोटीन की कैटाबॉलिज्म को जो है वो कम करेगा, उनकी ब्रेकडाउन कम हो जाएगी और इससे क्या होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो अपनी नॉर्मल स्पीड पे चल रही है और उनकी कैटाबॉलिज्म भी नहीं हो रही, यानी प्रोटीन का लेवल बॉडी में बढ़ता जा रहा है, ठीक है। अब प्रोटीन का लेवल बढ़ता जा रहा है तो क्या होगा, अब प्रोटीन का लेवल बॉडी में बढ़ गया है तो क्या होगा कि ग्रोथ ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। अब ग्रोथ ज्यादा कब होगी, कुछ कंडीशंस हैं जिनकी प्रेजेंस में ग्रोथ ज्यादा होगी। तो प्रॉपर एनर्जी अवेलेबल होगी, अमाइनो एसिड्स की अमाउंट प्रॉपर होगी और विटामिन प्रॉपर होंगे तब ग्रोथ प्रॉपर होगी। और इसके अलावा ये क्या करता है कि मेटाबोलाइज करता है, ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, मेटाबोलाइज करता है एडिपोज टिश्यू से फ्री फैटी एसिड्स को, और जब वो फ्री फैटी एसिड्स को बाहर निकालता है तो वो क्या करते हैं, फ्री फैटी एसिड एज एन एनर्जी सोर्स एक्ट करते हैं। अब फ्री फैटी एसिड एनर्जी सोर्स के तौर पे एक्ट कर रहे हैं तो जो प्रोटीन सिंथेसाइज हो रही है, ठीक है, उसकी हमें ब्रेकडाउन नहीं करवानी पड़ेगी। प्रोटीन की जो एनर्जी यूजेज है, प्रोटीन को एनर्जी के तौर पर हम यूज नहीं करेंगे तो ये प्रोटीन स्पेरर के तौर पर एक्ट करता है, यानी प्रोटीन को बचा रहा है और फ्री फैटी एसिड्स को निकाल के एनर्जी के तौर पर यूज कर रहा है। और कैसे फ्री फैटी एसिड को एनर्जी के तौर पर यूज करता है कि उसकी कन्वर्जन करवा देता है एसिटाइल को ए में, और वो फिर आगे जाके ट्राइसिट्रिक एसिड साइकिल का प्रोसेस सारा कंटिन्यू होगा और वहां से हमें एनर्जी मिल जाएगी और प्रोटीन जो है वो हमारी बच जाएंगी एक तरह की, और उनको हम बचा लेंगे, अपनी ग्रोथ के लिए जो है वो रिजर्व कर लेंगे। अब एक और चीज जो हमें देख रही है कि जो मोबिलाइजेशन फ्री फैटी एसिड की ग्रोथ हार्मोन करा रहा होता है एडिपोज टिश्यू से, उसको घंटे चाहिए होते हैं रिक्वायर्ड, और लेकिन जो प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो ग्रोथ हार्मोन की इन्फ्लुएंस में मिनट्स के अंदर हो जाती है, यानी बहुत जल्दी इसका प्रोसीजर जो है वो शुरू हो जाता है। अब हम देखेंगे कीटोजेनिक इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव ग्रोथ हार्मोन। अगर ग्रोथ हार्मोन की अमाउंट नॉर्मल से ज्यादा हो रही है तो क्या करेगा कि फैटी एसिड की मोबिलाइजेशन को, ठीक है, यहाँ से फैटी एसिड निकल रहा था उसकी मोबिलाइजेशन को बहुत ज्यादा कर देगा। अब हमें पता है कि जब फैटी एसिड नॉर्मल अमाउंट से एक्सीड करना शुरू हो गया लीवर में, ठीक है, तो वो क्या करेगा कि उन फैटी एसिड को कीटोसिस का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा, यानी उन फैटी एसिड को वो कीटोन बॉडीज में कन्वर्ट करना शुरू हो जाएगा। एसिटोएसिटिक एसिड की फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी लीवर के अंदर, ठीक है, और वो फिर फर्दर जो है वो एसीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, 3-हाइड्रोक्सीब्यूटारेट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन जो है वो शुरू हो जाएगी और इसको कीटोसिस कहते हैं। अब कीटोन बॉडीज की फॉर्मेशन शुरू होगी और फैटी एसिड जो है वो बहुत ज्यादा एक्सेसिव अमाउंट में निकल रहा है एडिपोज टिश्यू से, तो वो लीवर के अंदर भी अकोमुलेट होना शुरू हो सकता है, जिसकी वजह से फैटी लीवर होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ग्रोथ हार्मोन एक और बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो कर रहा होता है, वो क्या करता है, वो कार्ब्स की यूटिलाइजेशन को जो है वो बहुत कम कर देता है, कार्ब्स का जो यूज है उसको कम कर देता है। वो उस कार्ब्स की यूटिलाइजेशन को कैसे कम करता है, अब हम अगर फैसे फॉर एग्जांपल नॉर्मल इंसुलिन के फंक्शंस की बात करें, ठीक है, इंसुलिन की बात करें तो क्या करता है कि वो करती है कि इंक्रीज कर देती है ग्लूकोज अपटेक को, ठीक है, मसल्स के अंदर, ठीक है, ग्लूकोज अपटेक जो है वो बढ़ जाता है। इसके अलावा वो क्या करती है कि जो ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसीजर है, ठीक है, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसीजर है उसको जो है वो कम कर देती है।
ये सारे फंक्शन जो है वो इंसुलिन कर रही होती है। लेकिन ग्रोथ हार्मोन क्या करता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस लाइक इफेक्ट शो करवाता है, ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस लाइक इफेक्ट शो करवाएगा तो इसका क्या मतलब होगा कि जो ग्लूकोज अपटेक होगा, ये तो ग्लूकोज अपटेक को ज्यादा करवा रही थी स्केलेटल मसल्स के अंदर, और इसके अलावा जो है वो अब टिश्यूज के अंदर सारे स्केलेटल मसल्स और फैट उनके अंदर ग्लूकोज अपटेक को ज्यादा करवा रही थी। लेकिन ये क्या करेगा कि ग्लूकोज अपटेक को कम करा देगा, ठीक है, इन स्केलेटल मसल्स एंड फैट वगैरह, ठीक है, इसके अंदर ग्लूकोज अपटेक को कम करा देगा। इसके अलावा ये क्या करा रही थी कि ग्लूकोनियोजेनेसिस को कम करवा रही थी, ये क्या करेगा कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसीजर को ज्यादा करवा देगा और इंसुलिन की जो सेक्रीशन है उसको वो एनहेंस कर देगा। इस सारे इफेक्ट से क्या होगा, अब हमने देखा है कि ग्लूकोज अपटेक जो है वो डिक्रीज हो गया, ग्लूकोनियोजेनेसिस का प्रोसीजर ज्यादा हो रहा है और इंसुलिन सेक्रीशन जो है वो ज्यादा हो रही है। अब इस सारे इफेक्ट का फायदा ये होगा कि कार्ब्स यानी ग्लूकोज की जो यूटिलाइजेशन है वो कम हो गई है, कार्ब्स रिजर्व हो गया हमारे पास। अब इस सारे इफेक्ट की वजह क्या है, इंसुलिन रेजिस्टेंस लाइक इफेक्ट वो कैसे शो करवा रहा है। हमने ऊपर पढ़ा था कि फैटी एसिड के जो सेक्रीशन है वो ग्रोथ हार्मोन ज्यादा करवा देता है। अब जब फैटी एसिड की सेक्रीशन ज्यादा होगी तो क्या करेगा कि वो इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी थी स्केलेटल मसल्स के लिए, फैट्स वगैरह के लिए, लीवर के लिए, उसको वो कम कर देगा, ठीक है, और इम्पेयर्ड कर देगा इंसुलिन इफेक्ट को ऑन द कार्ब्स यूटिलाइजेशन, ठीक है। अब ये इंसुलिन की सेक्रीशन को भी जो है वो ज्यादा करवा रहा है, ठीक है, इंसुलिन की सेक्रीशन ज्यादा हो रही है और इसके अलावा ये कार्ब्स को भी रिजर्व करवा रहे हैं। अब इस सारी चीज का मकसद क्या है, इस सारी चीज का मकसद ये है कि जब इंसुलिन की सेक्रीशन वो पैंक्रियाज से ज्यादा करवाता है तो इंसुलिन हमें चाहिए होती है किसके लिए, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स, ठीक है, अमाइनो एसिड की ट्रांसपोर्ट के लिए हमें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट होती है। और इसके अलावा एनर्जी तो ऑब्वियसली ग्रोथ में चाहिए होगी, तो हम कार्ब्स को रिजर्व करेंगे ताकि हमारे पास एनर्जी हमें मिल सके, उसकी यूटिलाइजेशन को कम करके, और एनर्जी के लिए हम जो है वो कार्ब्स को रिजर्व करा रहे हैं और ये दोनों चाहिए होते हैं, नेसेसिटी फॉर द एक्शन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन। अब पीछे हमने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा था, तो उसकी एक चीज है कि हाइपोथैलेमस में कौन कौन से नर्वस सिग्नल्स आ रहे होते हैं, ठीक है, पेन के नर्वस सिग्नल्स के अलावा हार्मोनल भी तो आ रहे होते हैं, तो एक्साइटिंग और डिप्रेसिंग थॉट्स और स्मेल, और बाकी स्मेल डायरेक्टली भी जा सकती है या एमेग्लॉइड न्यूक्लियस के थ्रू जा सकती है, और बैलेंस ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स इसको भी कंट्रोल कर रहा था। तो हमें क्या पता चला कि हाइपोथैलेमस एक सेंटर है जो कि बॉडी की हर जो है वो चीज को कंट्रोल कर रहा होता है इन अ बैलेंस वे। अब ग्रोथ हार्मोन किस तरह स्टिमुलेट कराता है कार्टिलेज और बोन की ग्रोथ को, अगर हम उसको देखें तो ये क्या कराता है कि डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स को इंक्रीज करवा देता है। और डेपोजिशन ऑफ प्रोटीन्स कैसे इंक्रीज करवाता है कि कॉन्ड्रोजेनिक और ऑस्टियोजेनिक सेल्स जो कि प्रोटीन्स की डेपोजिशन करवा रहे थे उनकी रिप्रोडक्शन रेट को जो है वो इंक्रीज कर देता है, ठीक है, उनका जो प्रोडक्शन का लेवल है वो बढ़ा देता है। और इसके अलावा जो कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स थे उसको ऑस्टियोजेनिक सेल्स में कन्वर्ट करवाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से जब वो ऑस्टियोजेनिक सेल्स में कन्वर्ट होंगे तो बोन में अल्टीमेटली कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद अगर हम रफ सा एक स्ट्रक्चर लें, फॉर एग्जांपल ये एक हमारे पास बोन है और ये इसका एक एपिफिजियल एंड है, ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है कि इस एपिफिजियल एंड के ऊपर ग्रोथ को ज्यादा करवा रहा होता है। वो कैसे करवाता है कि फॉर एग्जांपल ये एपिफिजियल एंड है तो वो यहाँ पर कार्टिलेज की डेपोजिशन जो है वो ज्यादा करवाता जाएगा। कार्टिलेज की डेपोजिशन के थ्रू होगी, कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स के थ्रू कार्टिलेज की डेपोजिशन जो है वो ज्यादा करवा रहा है, ठीक है, कॉन्ड्रोजेनिक सेल्स के थ्रू इसकी डेपोजिशन ज्यादा करवा रहा है और बाद में कॉन्ड्रोजेनिक ही हमें पता है कि ऑस्टियोजेनिक सेल्स में भी कन्वर्जन इसकी करा रहा है। तो ऑस्टियोजेनिक सेल्स क्या कराएंगे कि इस कॉन्ड्रोजेनिक पार्ट को जो है वो बोन में कन्वर्ट कराना शुरू कर देंगे, क्योंकि ये बोन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये बोन में कन्वर्ट होगा तो यहाँ पर मजीद कार्टिलेज की डेपोजिशन होगी, तो ये जो एपिफिजियल एंड है बोन का ये फर्दर मजीद आगे लंबा होता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पहले इतना था और यहाँ पर कार्टिलेज की डेपोजिशन हुई है और ये वाला एंड आगे चला गया है तो बोन का ऊपर वाला हिस्सा बढ़ जाएगा, इस तरह बोन की ग्रोथ हो जाएगी। तो जब ये कार्टिलेज की डेपोजिशन कराता जा रहा है और उसकी बोन में कन्वर्जन कराता जा रहा है तो एक पॉइंट आएगा कि मजीद एपिफाइसिस का जो हिस्सा है वो नहीं रहेगा, ठीक है, एपिफाइसिस जो है वो नो मोर एडिशनल एपिफाइसिस रिमेन्स फॉर द डेपोजिशन ऑफ द कार्टिलेज एंड फॉर इट्स कन्वर्जन टू बोन, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि ये जो एपिफाइसिस है ये शाफ्ट के साथ फ्यूज हो जाएगी और मजीद बॉडी की बोन्स की ग्रोथ जो है वो नहीं होगी और बॉडी की बोन की ग्रोथ रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी।
अब ये तो हमने उसका एक प्रोसीजर पढ़ लिया कि वो कैसे जो है वो बोन की ग्रोथ को इंक्रीज करवा रहा है। इसके अलावा जी ये ग्रोथ हार्मोन क्या कराता है कि ऑस्टियोब्लास्ट को इन्फ्लुएंस कराता है, ठीक है। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करते हैं कि जो बोन की पेरियोस्टियम होती है, पेरियोस्टियम मतलब उसकी जो आउटर सरफेस है, ठीक है, ये वाली आउटर सरफेस है, यहाँ पर बोन की जो है वो मजीद डेपोजिशन करा देंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पर, और जो ऑस्टियोक्लास्ट बोन के अंदर होंगे ये इसकी ओल्ड बोन है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये इसकी ओल्ड बोन है, तो यहाँ पर जो ऑस्टियोक्लास्ट हैं वो इसके ओल्ड बोन को जो है वो रिमूव करा देंगे और ऑस्टियोब्लास्ट न्यू बोन्स की डेपोजिशन कराते रहेंगे। जब डेपोजिशन का रेट ज्यादा हो जाए बोन की रिजॉर्प्शन से, यानी बोन के रिमूवल से, तो बोन की जो थिकनेस है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।